एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से द इंटरव्यू चैप्टर आज मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आज की क्लास जस्ट एक लेक्चर नहीं होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं उस दुनिया की जहाँ एक सवाल आपकी किस्मत बदल सकता है और एक सवाल आपकी इमेज बना भी सकता है और गिरा भी सकता है। आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कि लोगों की लाइफ, सोच, करियर सब कुछ कैसे एक इंटरव्यू के थ्रू रिवील होता है। कौन किसको कैसे जज करता है और किस तरीके से एक राइटर, एक इंटरव्यूअर और एक सेलिब्रिटी की दुनिया हमारे सामने खुलती है, बिल्कुल एक रियलिटी शो की तरह। इसलिए चलिए आज हम चलने वाले उस दुनिया में जहाँ पर क्वेश्चंस ही वेपन्स होने वाले हैं और जो इंटरव्यू होता है वो एक आईना बन जाता है जो इंसान की असलियत, आइडेंटिटी उसकी क्या है असली वो बताता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी दीदी पढ़ाई में लगे अब सब इजी। अभी दीदी तैयारी हो ऐसी कि हो सक्सेस स्पीडी। देखिए सबसे पहले अबाउट द ऑथर गिवन होता है और मैं हर चैप्टर शुरू करने से पहले ये पढ़ावाती हूँ बिकॉज अगर आप अपने आंसर्स में ये सब पॉइंट्स थोड़े बहुत मेंशन करते हैं तो आपका आंसर बेटर लुकिंग हो जाता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर पढ़ने से। ठीक है, ये जो द इंटरव्यू है ये बेसिकली द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज जो कि एडिट किया था किसने, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने एडिट किया था, इस बुक से उठाई गई है। इसमें जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है वो क्या है, इनके ऑथर है, यानी कि 1959 यहाँ पर वो क्या थे, एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री थे, हिस्ट्री के एक स्टूडेंट थे। कहाँ पर, पिटर हाउस में, कैम्ब्रिज में। ठीक है, 10 सालों के लिए ये रिपोर्टर वाला काम किया था इन्होंने। प्राइवेट आई एक कोई कंपनी है वहां पर, और इन्होंने बहुत सारे फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर हो गया। तो ये जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, एक एक्सर्प्ट है निकाला हुआ, एक छोटा सा मतलब पार्ट निकाला हुआ है उनकी बुक दैट इज पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में से एक छोटा सा पार्ट निकाल के अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें 2 पार्ट से पहला पार्ट हम ये पढ़ेंगे इंटरव्यू क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में हम जानेंगे उनके क्या राय विचार है इस इंटरव्यू के बारे में, और दूसरे पार्ट में हम बिल्कुल इंटरव्यू ही देखने वाले किसी का, जैसे आजकल पॉडकास्ट वगैरह होते कैसे है वो हम देखने वाले। तो पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सिंस इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 इयर्स अगो, तो इंटरव्यू की इन्वेंशन हुई थी कुछ 130 साल पहले हुई थी। यहाँ पर ये जो इंटरव्यू है ये एक बहुत ही कॉमन प्लेस, जर्नलिज्म का कॉमन प्लेस बन गया। जर्नलिज्म यानी कि जैसे लोग जो सवाल पूछते हैं, मीडिया वाले आपने देखा होगा जो जर्नलिज्म करते होंगे, लोगों से सवाल पूछते, अच्छा बताइए आपने ये क्यों किया, आपने ये से कैसे किया, ये सब चीजें। तो इंटरव्यू भी एक ऐसा ही कॉमन प्लेस है जो कि 130 इयर्स अगो शुरू हुआ था, किसके लिए, एक तरीके से जर्नलिज्म के लिए। आज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरीबडी, सब कोई जो कि पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, वो या तो उन्होंने इंटरव्यू पढ़ा होगा कहीं ना कहीं अपने लाइफ के, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरव्यू तो पढ़ा या सुना तो होगा ही। आपने भी पॉडकास्ट वगैरह कभी तो देखा ही होगा, है ना। यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए तो थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू होता है। यहाँ पर सालों के अंदर बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ है और कुछ लोगों का तो रिपीटेडली हुआ है, जैसे SRK वगैरह हो गए, इनका क्या है, रिपीटेडली इंटरव्यूज होते रहते हैं, बहुत सारे लोग इनका इंटरव्यू करते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव से देखें तो जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इंटरव्यू तो देखा ही। और अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज, 1000 सेलिब्रिटीज का हर दिन, मतलब आप ऐसा समझिए इंटरव्यूज तो होते ही रहते हैं और कुछ का तो रिपीटेडली भी इंटरव्यू होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस की इंटरव्यू क्या है, इसके जो ओपिनियंस है, इसके बारे में लोग कैसा सोचते हैं, इसके क्या फंक्शंस है, मेथड्स है, मेरिट्स है, ये बहुत ही ज्यादा वेरी करते हैं। सबको इंटरव्यूज पसंद नहीं होते, कुछ लोग क्या कहते हैं इंटरव्यूज के बारे में अभी हम वो भी देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है कि इंटरव्यूज के बारे में ओपिनियन ना सबके अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं कंसिडरेबली। उनमें से कुछ जो होते हैं मानते हैं कि जो इंटरव्यू होते हैं वो एक्स्ट्रा वैगेंट क्लेम्स होते हैं, ये एक तरीके से हाईएस्ट फॉर्म होता है एक सोर्स ऑफ ट्रूथ के लिए, और इसकी प्रैक्टिस जो होती है वो एक आर्ट है। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू इतना अच्छी चीज है, इतना अच्छा है कि अगर इसको बिल्कुल प्योरली किया जाए, कोई पेड पॉडकास्ट या पेड इंटरव्यूज के पैसे देके अपना इमेज साफ कराने वाले इंटरव्यूज को हटा के अगर बिल्कुल ट्रुथ वाला इंटरव्यू किया जाए तो यहाँ पर इंटरव्यू एक हाईएस्ट फॉर्म होता है सच बाहर लाने का। आप सोचिए किसी से आप पूछ रहे कि अच्छा आपने ऐसा क्यों किया, सच सच बताइए, है ना। तो ये एक, और ये जो करता है वो क्या है, एक आर्ट है। ये इंटरव्यू लेना एक आर्ट है कुछ के लिए। वही कुछ सेलिब्रिटीज के लिए ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम, यानी कि किन्हीं सेलिब्रिटीज को इंटरव्यूज देना नहीं पसंद होता है। वो इंटरव्यू को कैसे देखते हैं, एक अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ, उनकी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी दे रहा है, उस तरीके से कुछ सेलिब्रिटीज देखते हैं। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में जो सवाल पूछेंगे वो ऐसे मेरे फैमिली रिलेटेड होती है, मेरी लाइफ के बारे में पूछेंगे, और मेरी लाइफ में ये क्या है,
अनवांटेड इंट्रूजन है। ये जो लोग पूछते हैं सर बताइए बताइए आपने ऐसा क्यों किया, ये वो, तो यहाँ पर सेलिब्रिटीज के लिए ये क्या है, एक तरीके से ये इंटरव्यू बेसिकली अपने आप को विक्टिम मानते हैं कुछ सेलिब्रिटीज, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पर क्या लिखा है कि कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में क्या माना जाता है कि अगर आपने किसी की फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ले ली है, यानी किसी का आपने फोटो खींच लिया है, तो आपने उस आदमी की आत्मा चुरा ली है, पर्सन का सोल चुरा लिया है। उसी तरीके से इंटरव्यू भी जो है ना, वो भी एक पर्सन की लाइफ में दखल अंदाजी ही तो दे रहा है। तो इस तरीके से इसको कंपेयर किया गया है, किस तरीके से पुराने कल्चर्स में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई किसी की फोटो ले लेता है तो वो उसकी आत्मा को ही चुरा ले रहा है। अब देखिए हम ना डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव सुनने वाले हैं कि इंटरव्यू के रिलेटेड क्या क्या पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले आते हैं वीएस नायपॉल। तो जो वीएस नायपॉल है, ये सबसे पहले कौन है ये बता देती हूँ। तो ये एक कॉस्मोपॉलिटिशियन राइटर है। ये उन्होंने ट्रैवल बुक्स, उनकी डॉक्यूमेंट्री वर्क्स वगैरह है, इनमें बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। इंडिया के बारे में, जो कंट्री ऑफ एंसेस्टर्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छा ये वीएस नायपॉल ने बताया है अपनी बुक्स में, है ना। और इन्होंने नोबेल प्राइज भी, लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 2001 में जीता था। तो अब ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू के बारे में, ये बताते हैं कि यहाँ पर सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। कुछ लोगों को इस इंटरव्यूज से घातक चोट पहुंचती है, वुंडेड हो जाते हैं इंटरव्यूज के कारण, और यहाँ तक कि अपना कुछ हिस्सा खो भी देते हैं। ये मानते हैं वीएस नायपॉल। अब लुइस कैरोल क्या मानते हैं। लुइस कैरोल जो कि बेसिकली आपने सुना भी होगा, एलिस इन वंडरलैंड वाली जो स्टोरी है, उनके जो राइटर है, क्रिएटर है बेसिकली, लुइस कैरोल मानते हैं कि ये हॉरर ऑफ द इंटरव्यू बहुत ही डरावनी चीजें हैं और नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू। और इन्होंने अभी तक कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है। लुइस कैरोल ने, जो कि एलिस इन वंडरलैंड वेरी फेमस मूवी, उसके जो क्रिएटर है ना, इन्होंने अभी तक ये इंटरव्यू को बहुत ही डरावनी चीज मानते हैं और कभी इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है। इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड यानी कि बेसिकली हो गया कि किसी को हीरो वर्शिप, जो आजकल लोग हीरो वर्शिप करते कि ये मेरा फेवरेट हीरो है, इसके बारे में कुछ मत कहना, उस तरीके से। तो ये क्यों नहीं इंटरव्यूज देते थे, क्यों इंटरव्यूज को डरावना कहते थे। ये कहते थे कि यहाँ पर इनको डर लगता था कि कोई मुझे पूरा का पूरा हीरो ना मानने लगे, ये ना हो कि मैं इंटरव्यूज दूं और लोग को मुझे इतना पसंद करने लगे कि अपना हीरो ही बना ले, लायनाइज ही कर ले मुझे। इसीलिए वो रिपेल करते थे एक्विटेंसेस को, इंटरव्यूअर्स को और द परसिस्टेंट पिटिशनर्स को फॉर हिज ऑटोग्राफ तक के लिए ये मना करते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई मुझे आइडलाइज कर ले। ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, और बाद में ये अपनी सक्सेस स्टोरी को भी रिलेट करते थे कि किस तरीके से साइलेंस कर दिया इन्होंने ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन और अम्यूजमेंट के साथ ये बाद में स्टोरीज भी सुनाया करते थे। अब एक यहाँ पर एक और ऑथर आते हैं, दैट इज रुडयार्ड किपलिंग। अगर आपको पता होगा तो ये द जंगल बुक जो है, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, चड्डी पहन के फूल खिला है, वही वाली स्टोरी के ये कौन है, राइटर है रुडयार्ड किपलिंग। इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये क्या है, एक प्रोफोलिक राइटर है, ये इनको द पोएट ऑफ द कॉमन सोल्जर कहा जाता है। जो किपलिंग है, उनकी जो जंगल बुक है, ये एक स्टोरी है किम्बोलो हारा की, और इनके एडवेंचर्स जो हिमालय में हुए हैं, एक तरीके से आप अभी बचपन में जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक बहुत ही क्लासिक, दुनिया भर में लोग ये जंगल बुक देखते हैं। तो ये किन्होंने लिखी थी, किपलिंग ने लिखी थी। तो ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू के बारे में, तो ये मोर कंडेम्नरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यू, यानी कि अभी तक जो आपने सुना, ये जो कहते थे, नायपॉल कहते थे कि ये चोट घातक है इंटरव्यू, लुइस कैरोल कहते थे कि मेरे को इंटरव्यू एक डरावनी चीज लगती है बिकॉज मुझे डर लगता है कि कोई मुझे लायनाइज कर देगा, लायनाइज इन द सेंस मुझे कोई आइडियलाइज कर लेगा। और रुडयार्ड किपलिंग जो है ना, वो इंटरव्यू के बारे में तो ऐसी बातें कहते हैं कि बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे कह दिया भाई, इतना भी खराब नहीं है। तो ये क्या है, कंटेम्पररी एटीट्यूड है उसके टुवर्ड्स इंटरव्यूअर। तो एक बार क्या है ना कि उनकी वाइफ जो है कार्लिन, तो कार्लिन अपनी डायरी में लिखती है कि 14 अक्टूबर 1892 में ये जो दिन है इनका, ये दिन किसने खराब किया था, रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स। 2 रिपोर्टर्स के कारण 14 अक्टूबर 1892 का दिन हमारा खराब हो गया। ये कौन लिखती है, रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ है, दैट इज कैरोलिन, लिखती है। कैसे हुआ है ये, बेसिकली जो 2 रिपोर्टर्स थे वो बॉस्टन से आए थे। क्या बताती हैं वो कि उनके हस्बैंड ने रिपोर्टर से क्या कहा था, रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा था रिपोर्टर से, उन्होंने कहा था तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों इंटरव्यू नहीं लिवाना चाहता हूँ, अपना खुद का इंटरव्यू क्यों नहीं लेना चाहता हूँ, बिकॉज ये इमोरल है, ये क्राइम है, ये बहुत गलत है, इसलिए मैं इंटरव्यू नहीं लेना चाहता हूँ। और ये इतना बड़ा क्राइम है ना कि जैसे किसी पर्सन को अगर आप मार दे, उतना ही बड़ा क्राइम अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो वो होता है एज एन असॉल्ट, इन्होंने इंटरव्यू को बताया है। एंड जस्ट एज मच एज मेरिट्स पनिशमेंट, यानी कि अगर कोई इंसान किसी को मार देता है तो कैसे उसे पनिशमेंट मिलती है, अगर कोई वैसे ही अगर किसी का इंटरव्यू लेता है ना तो उसे भी वही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी बात कह दिया भाई रुडयार्ड किपलिंग ने, है ना। यहाँ पर इट वाज कॉवर्डली एंड वाइल्ड, यानी कि ये बहुत ही ऐसा कॉवर्ड चीज है, एंड वाइल्ड यानी एकदम बर्बाद चीज है। यहाँ पर नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, यानी कि अगर कोई इंसान के पास इज्जत होगी तो वो कभी भी किसी से इंटरव्यू नहीं लेगा।
और उससे भी ज्यादा जो इंसान इज्जतदार होता है वो कभी किसी इंटरव्यू नहीं देता है, ये कहते हैं किपलिंग। लेकिन यहाँ एक छोटी सी ट्विस्ट है, इतना सब कहने के बाद भी पता है किपलिंग ने ये जो असॉल्ट जिसको इंटरव्यू को कह दिया है असॉल्ट, कुछ साल पहले ही मार्क ट्वेन ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर इन्होंने उनका भी इंटरव्यू ले रखा है। तब आप सोच रहे हैं इतना सब कहने के बाद कि ये तो क्राइम है, ये है वो है, लेकिन अगर वही कुछ साल पहले की बात देखी जाए तो ये रुडियर्ड किपलिंग जो है उन्होंने खुद यहाँ मार्क ट्वेन जो है उनका एक तरीके से इंटरव्यू भी ले रखा है, यानी ये भी तो एक क्रिमिनल ही हुए। ठीक है, अब देखते हैं अगला, दैट इज H.G. वेल्स। H.G. वेल्स की आपने द थर्ड लेवल वाली स्टोरी पढ़ी है, यहाँ से भी मैं आई बटन पे लिंक दे रही हूँ। उनके भी ऑथर, उनके जो ऑथर है वो क्या है, H.G. वेल्स। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये क्या है, एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, और इनके काम के लिए साइंस फ्रिक्शन के वर्क के लिए, यानी कि जो कहानियां सच्ची नहीं होती हैं बस फ्रिक्शंस में लिखी जाती है, वो ये ऐसी कहानी लिखते हैं। जैसे जो थर्ड लेवल अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा उन्हीं की ये ऑथर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी जो बेस्ट नोन बुक्स क्या है, जैसे द टाइम मशीन है, द इनविजिबल मैन है, एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, ये सब कुछ इनकी नोन बुक्स हैं। और एक तो आपको स्टोरी पता ही है, द थर्ड लेवल वाली स्टोरी है। ओके, तो ये क्या कहते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो H.G. वेल्स जो है एक इन एन इंटरव्यू 1894 में रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डर, यानी बेसिकली H.G. वेल्स ने कुछ इंटरव्यूज के बारे में कहा होगा, बट क्या यहाँ भी एक ट्विस्ट है कि ये भी एक तरीके से फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई रह चुके हैं, जो कि किन्हीं दूसरों का इंटरव्यू ले चुके हैं। जैसे कि 40 इयर्स के बाद इतना सब बुरा भला कहने के बाद H.G. वेल्स इंटरव्यू के बारे में इतना सब बुरा भला कहने के बाद 40 साल बाद खुद जोसेफ स्टैनली है। अब जोसेफ स्टैनली कौन है ये बता देती हूँ, एक बहुत ही ग्रेट रशियन रेवोल्यूशनरी है, एक एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर है, ये आपने सुना भी होगा। जोसेफ स्टैनली के इंटरव्यू कौन लेते हैं, H.G. वेल्स लेते हैं। खुद इतना इंटरव्यू के बारे में बुरा भला कहने के बाद भी ये 40 साल बाद खुद जोसेफ स्टैनली का इंटरव्यू भी लेते हैं, और ये बहुत ही फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई भी थे। अब यहाँ बात करते हैं साउल बेलो की। तो साउल बेलो क्या है, ये एक प्ले राइट है एज वेल एज नोवेलिस्ट, यानी दोनों है। ये जो बेलो है वर्क किससे होते थे, इन्फ्लुएंस्ड क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 से ये इन्फ्लुएंस्ड, इनके जो काम हुए हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 से इन्फ्लुएंस्ड है। अमंग हिज फेमस जो कैरेक्टर्स है एगोए मार्च और जो मॉसेस है, ये कुछ इनके फेमस कैरेक्टर्स हैं, और ये इन्होंने पब्लिश की थी शॉर्ट स्टोरीज जो ट्रांसलेट हुई थी ये दृश्य से। ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर कब 1976 में। तो ये हो गया किनके बारे में, आपके सॉल बेलो के बारे में। तो ये क्या बोलते हैं इंटरव्यू के बारे में, तो ये कहते हैं कि ये जो है ना सॉल बेलो, इनका इंटरव्यू बहुत बार लिया गया है, कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू ऑन सेवरल ओकेजन, बहुत सारे ओकेजन पे इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज, एक बार क्या होता है, ये जो सॉल बेलो है ये इंटरव्यू को क्या बोलते हैं, एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, यानी कि एक तरीके से इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो इनके विंड पाइप, यानी कि जो गर्दन है, गले में जो विंड पाइप होती है, जैसे हवा आपके नाक से जो हवा लंग्स तक जाती है उस पे कोई थंबप्रिंट्स, यानी कोई आपका गर्दन जात रहा है ना, कुछ इस तरीके से फील हो रहा है। ये सॉल बेलो कहते हैं कि इंटरव्यू से मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरा कोई गर्दन को दाब रहा है, मेरी को सांस नहीं आ रही है, मुझे घुटन सी महसूस होती है। अब यहाँ पर इतने सारे लोगों ने इतना सारा क्रिटिसिज्म दिया है इंटरव्यू को, लेकिन यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स होते होंगे इंटरव्यूज के, वी डोंट नो, बट यहाँ पर ये इंटरव्यू एक सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम बन जाता है कम्युनिकेशन का। अगर आप ही देखिए बहुत सारे लोगों के पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, अभी के अगर आप देखेंगे तो वो भी एक तरीके से इंटरव्यू ही है, और वो बहुत ही अच्छा अगर सही तरीके से कंडक्ट किया जाए तो हाँ, ये एक सर्विसेबल मीडियम, कम्युनिकेट करने का एक मीडियम बन जाता है आज के दिनों में, दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम। पिछले का समय छोड़ के अभी का अगर अब हम देखेंगे तो आवर मोस्ट विविड इंप्रेशंस, किसी के बारे में कुछ भी आपने क्या सोचा है, क्या विविड इंप्रेशन है ऑफ आवर कंटेम्पररीज, यानी कि आजकल के जो लोग हैं, जैसे कि फेवरेट हीरो हीरोइंस का नाम ले लीजिए, जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, इन सब का क्या है, इन सब ये क्या है, हमारे कंटेम्पररीज है, यानी कि आज की दुनिया में अमिताभ बच्चन वगैरह हो गए। इन सब के बारे में आपको इंप्रेशन कहाँ से आया, आप खुद उनसे मिलने गए हैं नहीं, आपने कभी ना कभी उनका इंटरव्यू देखा होगा, तब आपको समझ आएगा भाई अमिताभ बच्चन तो कितने अच्छे इंसान हैं, इन्होंने तो इस इंटरव्यू में ऐसा कुछ बात कही है। तो ये क्या है, आजकल के दिनों में जो भी कंटेम्पररीज हैं उनको हम लोग उनके इंप्रेशंस हमने कैसे बना रखे, इंटरव्यूज के थ्रू ही बना रखे हैं। अब आपने आमिर खान का इंप्रेशन बिल्कुल स्वीट सिंपल मैन की तरह कैसे बना रखा है, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यूज में ये सब बताया कि मैं ज्यादा इंटरनेट से जुड़ा नहीं हुआ हूं, इस तरीके से, है ना। तो और क्या बोलते हैं डेनिस ब्रियान, ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेस अस थ्रू क्वेश्चंस, हर चीज, ऑलमोस्ट एवरी चीज ऑफ मोमेंट हम तक कैसे पहुंचती है, जब एक मैन दूसरे इंसान से सवाल पूछता है तब वो चीजें हम तक पहुंचती है। जैसे पॉडकास्ट में एक इंसान दूसरे इंसान से पूछता है, अच्छा बताइए आपकी डेली रूटीन क्या है सर, तो इस तरीके से हमें कैसे पता चल रहा है, जब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तभी पता चल रहा है। और इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू लेता है किसी का, जैसे SRK का इंटरव्यू चल रहा है, तो जो इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत ही होल्ड अ पोजीशन ऑफ द अनप्रेजेंटेटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा है उसके पास इतनी ताकत होती है, वो
वो इस पोजीशन में होता है कि वो ऐसे सवाल भी पूछ सकता है सामने वाले से, जिस सवाल के, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन आया है इंटरव्यू के लिए, तो वो ऐसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए आपने क्यों ऐसा किया, या फिर क्यों कुछ ऐसा घोटाला वगैरह अगर कर रखा है, स्कैम वगैरह कर रखा है, तो वो ये सवाल भी इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं। इफ वो बिल्कुल अगर क्लियर हो, अगर पेड वाला है तो वो तो पूछेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या है, इंटरव्यूअर भी एक बहुत ही अच्छा पोजीशन होल्ड करते हैं। इन्फ्लुएंस, ऐसे इंटरव्यू को एक ऐसे मोड़ पे भी ले आ सकते हैं जहां पर वो सच उगलवा सकते हैं सामने वाले इंसान से। अनप्रेसिडेंटेड पावर होती है इस इंटरव्यूअर के पास भी। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट, जहां पर हमने क्या जाना, किस तरीके से इंटरव्यू को लेके लोगों के बीच में, लोगों के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग है। इंटरव्यू 130 साल पहले शुरू हुआ है, जो कि कॉमन प्लेस है जर्नलिज्म का। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू हो रखा है और सबके अलग अलग व्यूज है किसके मेथड्स, मेरिट्स वगैरह के बारे में। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो इंटरव्यू है बहुत ही अच्छी चीज है, ये हाईएस्ट फॉर्म में एक सच जानने का एक तरीका है, इसकी प्रैक्टिस आर्ट है। लेकिन वही कुछ अदर सेलिब्रिटीज जो है वो खुद को इस इंटरव्यू का शिकार मानते हैं, विक्टिम मानते हैं। यहाँ पर वो ये देखते हैं कि इंटरव्यू एक तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी देता है। या जैसे कुछ प्रिमिटिव कल्चर्स में क्या माना जाता है कि फोटो अगर कोई ले लेगा आपका तो वो आपकी आत्मा चुरा लेगा, उसी तरीके से इंटरव्यू आपके अंदरूनी क्या चीजें चल रही हैं वो क्वेश्चंस पूछ के आपको अंदरूनी आपकी खात पहुंचाता है। यहाँ जैसे वीएस नाइपोल कहते हैं कि ये इंटरव्यू जो है चोट पहुंचाता है, अपना पार्ट लूज कर देते हैं। लुइस कैरल जो होते हैं वो उन्होंने कभी आज तक इंटरव्यू नहीं दिया, बिकॉज वो मानते हैं कि लोग उन्हें लाइनाइज कर देंगे, यानी उनको कोई सुपीरियर मानने लगेंगे अगर वो इंटरव्यू देंगे। तो यहाँ पर जो रुडयार्ड किपलिंग है तो इतनी ऐसी बातें, कंटेम्पररी एटीट्यूड दिखाया यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। उनकी वाइफ जो है कैरोलिन लिखती है कि 14 अक्टूबर 1892 को उनकी वो दिन बर्बाद हो गई, क्योंकि 2 रिपोर्टर बॉस्टन से आके उनके से सवाल वगैरह पूछने लगे। तो उनके हस्बैंड ने, यानी कि रुडयार्ड किपलिंग ने क्या जवाब दिया, कहा कि तुमको क्या लगता है मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देता हूं, बिकॉज ये इमोरल है, ये गलत है, क्राइम है, ये सही नहीं है, पनिशमेंट होनी चाहिए इसके लिए। तो ये कॉवर्डली है, बिल्कुल ही खराब, वाइल है। यहाँ पर कोई भी अगर कोई रिस्पेक्टेबल मैन है तो वो कभी भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगा या नहीं पूछेगा भी नहीं इंटरव्यू के लिए यहाँ पर। लेकिन क्या देखा गया, ट्विस्ट ये है कि इन्होंने खुद, मार्क ट्वेन का कुछ साल पहले खुद ही इन्होंने भी इंटरव्यू ले रखा है। तो ये थोड़ा सा क्या है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई। उसके बाद एचजी वेल्स जो होते हैं ये भी बोलते हैं कि क्या है, इंटरव्यू जो है ऑर्डिल है, लेकिन बाद में देखा जाता है कि 40 साल बाद वो खुद जोसेफ स्टैनली का इंटरव्यू ले रहे हैं, फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू भी रह चुके हैं। सॉल बेलो क्या बोलते हैं, यहाँ पर इनको भी बहुत सारे लोग इंटरव्यू कर चुके हैं, सॉल बेलो को। तो ये भी कहते हैं कि इंटरव्यू एक तरीके से थंपिंग्स ऑन हिज विंड पाइप, ऐसा लगता है मेरा कोई गला घोट रहा है, इतना ज्यादा इंटरव्यू उनको खराब लगता है। और ये सब ड्रॉबैक्स को छोड़ने के बाद भी इंटरव्यू एक सर्विसेबल मीडियम हो जाती है कम्युनिकेट करने के लिए। डेनिस ब्रियन जो है, ये एक राइटर है, ये क्या बोलते हैं कि आजकल के दिनों में जो भी आपने कंटेम्पररीज, हीरो हीरोइन, सेलिब्रिटीज वगैरह देखे होंगे, इनका इंप्रेशन आपके दिमाग में कैसे बैठा है, ये इंटरव्यूज के थ्रू ही आपने कहीं ना कहीं इनके पॉडकास्ट इंटरव्यूज देखे होंगे। और ऑलमोस्ट अभी तक जो भी चीजें हो रही है हम तक कैसे पहुंच रही है, जब एक मैन दूसरे इंसान से सवाल जवाब कर रहा है तो आप तक चीजें पहुंच रही है। और ये इंटरव्यूअर जो होता है, जो सवाल जवाब पूछ रहा होता है, ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा पोजीशन होता है, जहां पर ये इतना इनके पास पावर होता है कि ये इतना इन्फ्लुएंस होता है कि ये कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर ये बिल्कुल अगर ट्रुथ, ऑनेस्टी के साथ अगर ये काम को करे, इंटरव्यू वाले काम को करे। तो बाय दिस आपका पहला पार्ट खत्म हो जाता है। मैंने इसका समरी भी बता दिया है ना। अब पार्ट 2 शुरू करते हैं, जहां पर एक्चुअल इंटरव्यू अभी हम देखने वाले, बहुत छोटा सा पार्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडेज। संडेज को नॉवेल लिखा करते थे कौन, अम्बर्टो इको। तो अम्बर्टो इको जो है एक नॉवेलिस्ट है और इनका इंटरव्यू अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट अभी जो हम आगे पढ़ेंगे, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी यहाँ दे रहा है कि ये जो इंटरव्यू है क्या है, अम्बर्टो इको का है। और ये इनके इंटरव्यूअर कौन है, ये सवाल जवाब पूछ कौन रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मुकुंद पद्मनाभन जो है, वो इनसे सवाल पूछ रहे हैं, मुकुंद पद्मनाभन। कहां से, द हिंदू से ये सवाल पूछ रहे हैं, किनसे, अम्बर्टो इको से, ठीक है। ये जो अम्बर्टो इको है, ये क्या है, एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगाना, इटली के बेसिकली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। और इन्होंने बहुत ही अच्छी फॉर्माइडेबल रिपुटेशन एज अ स्कॉलर इन्होंने कमाई हुई है। यहाँ इनके आइडियाज किन के बेसिस पे हैं, दैट इज सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स यानी कि बेसिकली स्टडी ऑफ साइंस के बारे में इन्होंने चीजें की है। यहाँ पर लिटरली इंटरप्रिटेशंस भी इन्होंने की है, मिडिवल एस्थेटिक्स भी, बिफोर, इससे पहले कि वो फिक्शंस राइटिंग करें, उससे पहले इन्होंने ये सब चीजें कर रखी थी। यहाँ लिटरली फिक्शंस हो गए, एकेडमिक टेक्स्ट हो गए, यानी पढ़ाई लिखाई वाली चीजें लिखना, एसेज हो गए, चिल्ड्रन की बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, ये सब उन्होंने एक तरीके से आउटपुट इन स्ट्रेजरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग है। यहाँ पर 1980 में क्या हुआ, इन्होंने एक इक्विवेलेंट टू इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन, किसके नाम से, द नेम ऑफ द रोज के नाम से एक बुक पब्लिश की, और इसके 10 मिलियन कॉपीज पब्लिश हुई है। और 10 मिलियन कोई कम बात नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो द नेम ऑफ रोज इन्होंने लिखी थी और इसके 10 मिलियन कॉपीज पब्लिश हुई है, एक सक्सेसफुल चीज है, इसलिए इनका इंटरव्यू अब लिया जा रहा है। तो मुकुंद पूछते हैं, ये कहते हैं कि द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड द एकेडमिक डेविड लॉज, एक डेविड लॉज नाम के इंसान है जो कि क्या है, एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और एकेडमिक बेसिकली के लिए नॉवेलिस्ट है। तो ये क्या है, डेविड लॉज कहते हैं कि आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। यानी डेविड लॉज के अनुसार अम्बर्टो इको जो है वो कैसे ये सब चीजें
कर लेते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है एक मैन इतनी सारी चीजें कैसे कर लेता है। ये मुकुंद पूछते हैं कि एक बार डेविड लॉज ऐसा कहते हैं, तो अम्बर्टो इको कहते हैं कि हो सकता है मे बी आई गिव द इंप्रेशन, मैं ऐसा इंप्रेशन देता हूँ जैसे कि लग रहा होगा कि मैं बहुत सारे डूइंग मेनी थिंग्स, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, ऐसा मैं इंप्रेशन देता हूँ, बट लेकिन एट द एंड आई एम कन्विंस्ड कि आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। लेकिन एट द एंड अगर देखा जाए तो मैं हमेशा एक ही चीज कर रहा होता है, बाहर से ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। तो मुकुंद पूछते हैं विच इज मतलब कैसे, तो यहाँ अम्बर्टो इको कहते हैं नाउ दिस इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट, मेरे को ना कुछ फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है। इन फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एकेडमिक वर्क से इन्हें परस्यू करता हूँ और मेरे नॉवेल्स के थ्रू इनको परस्यू करता हूँ। इवन मेरी जो बुक्स होती है उनमें जो बच्चों के लिए होती है उनमें नॉन वायलेंस का मैं काम करता हूँ, यानी मारपीट वाली चीजें नहीं प्रमोट करता हूँ, मैं पीस प्रमोट करता हूँ। और यहाँ पर यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा मेरी किताबों में। अम्बर्टो इको जो है वो अपने बारे में कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर मेरा एक सीक्रेट है। अम्बर्टो इको कह रहे हैं कि मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। सोचो क्या तुम जानते हो क्या हो अगर हम इस सारे ब्रह्मांड में पूरे के पूरे यूनिवर्स में से जितनी भी एम्प्टी जगह है वो सबको एलिमिनेट कर दे, हटा दे। यहाँ पर एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनके जितने भी खाली जगह है वो हटा दे, तो क्या होगा? बताते हैं कि ये होगा कि यूनिवर्स जो होगा वो मेरी एज माई फिस्ट, एज बिग एज माई फिस्ट, यानी कि मेरी मुट्ठी जितना बड़ा बस यूनिवर्स बचेगा अगर हम लोग उसकी खाली जगहों को हटा देंगे। उसी तरीके से बहुत सारी खाली जगह है ना हमारी लाइफ के अंदर भी होती है, और इन्होंने क्या बोला है, इनको कहा है इंटरस्टाइसिस। तो इस जो इंटरस्टाइसिस है ये भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी खाली जगहें होती हैं, और इन जगहों को अगर हम लोग हटा दे तो हमारी जिंदगी क्या ही बचेगी। इसलिए इन जगहों को यूटिलाइज करता हूं मैं। ये क्या कह रहे हैं कि यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, मान लो तुम मेरी घर पे आ रहे हो और तुम क्या हो, एलिवेटर पे हो, यानी लिफ्ट से मेरे घर पे आ रहे हो। जब तक तुम आ रहे हो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये जो इंतजार वाला समय है ना इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टाइस बोलेंगे। यही तो है वो खाली समय। और एन एम्प्टी, ये जो एम्प्टी स्पेस है उसी एम्प्टी स्पेस में मैं काम किया करता हूँ, यानी कि जहां मुझे खाली समय मिला तो मैं बैठा नहीं रहता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। व्हाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, जब तक तुम लिफ्ट से ऊपर आ रहे होगे फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, मैं तीसरे फ्लोर पे रहता हूँ, जब तक तुम फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पे आओगे ऑलरेडी मैंने एक आर्टिकल लिख लिया होगा। और यही तो है वर्किंग इन द इंटरस्टाइस, यानी कि मैं खाली जगह को यूटिलाइज करता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ही सेड कि किस तरीके से मैं चीजों को करता हूँ। तो हम मुकुंद कहते हैं कि लेकिन ये सब लोग तो ये काम नहीं कर सकते, नॉट एवरीवन कैन डू इट। यहाँ पर आपका जो नॉन फ्रिक्शनल राइटिंग होता है, आप जो नॉन फ्रिक्शनल राइटिंग यानी कि जो एक्चुअल में फैक्ट्स वाली बातें जो लिखते हैं, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने अपनी एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ी होगी तो वो एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री की अगर आपने पढ़ी होगी तो वो सब क्या होती है, उसमें कुछ ऐसा फनी चीजें नहीं होती, कलरफुल बुक्स नहीं होती है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है अंटिल एंड अनलेस कोई टीचर आपको अच्छी कोई टीचर मिल जाए वो पढ़ा दे, तो वैसे इंटरेस्ट नहीं आता है। तो यही क्या होता है कि कोई भी अगर आप एकेडमिक की बुक देखेंगे तो वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है। वही अगर आप कोई स्टोरी बुक्स जो फ्रिक्शनल वाली बुक होती है जैसे हैरी पॉटर वगैरह है उसमें इंटरेस्ट आता है लोगों को। तो यहाँ पर ये क्या है ना, ये जो अम्बर्टो इको है इन्होंने जो बुक्स लिखी है जो कि एक्चुअली में एकेडमिक बुक्स है, नॉन फ्रिक्शनल है, फिर भी इनकी किताबें इतनी प्लेफुल होती है, इनमें इतनी अच्छे से लिखी है। यहाँ पर ये कुछ तो ऐसी चीजें होती है ना कि ये इनकी एकेडमिक वाली बुक भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। यहाँ पर ये एक रेगुलर एकेडमिक स्टाइल जो होता है ना उससे डिपार्चर हो गया, यानी कि ये रेगुलर एकेडमिक स्टाइल वो बोरिंग सा तरीका नहीं अपनाते हैं, एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, जो कि ऑफन ड्राई और बोरिंग होती है, ये इस तरीके से किताबें नहीं लिखा करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं मुकुंद इनसे कि आप बताइए, आपने ये जो इनफॉर्मल अप्रोच है जहाँ पर चीजों को बिल्कुल आप फन वे में समझा देते हैं, ये कॉन्शियसली अडॉप्ट किया है इसे, यानी कि आपने क्या जानबूझ के ऐसे चीजें को लिखने की कोशिश की है, या फिर ये नेचुरली ही आपके अंदर ऐसा इंटेंट है कि आप खुद ही नॉन फ्रिक्शनल राइटिंग को भी आप सही से लिख लेते हैं। तो इसके लिए अम्बर्टो इको कहते हैं कि यहाँ पर जब मैंने अपना फर्स्ट डॉक्टरल इटली में जब पहला डॉक्टरल डिसर्टेशन दिया था, अब मेरे एक प्रोफेसर ने तब क्या कहा था कि स्कॉलर्स जो होते हैं ना वो बहुत सारी चीजें सीखते हैं सर्टेन सब्जेक्ट्स के बारे में, और बहुत सारे फॉल्स हाइपोथेसिस भी अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी गलत चीजें भी भर लेते हैं, फिर बाद में वो उन्हें करेक्ट करते हैं, और एट द एंड जो वो किताब फाइनल लिखते हैं उसमें क्या लिखेंगे, फाइनल किताब लिखते हैं उसमें थोड़ी वो गलत लिखते हैं कि मैंने पहले ये सोचा था फिर ये सोचा, नहीं, वो फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं जो उन्होंने सही कंक्लूजन निकाला। लेकिन यू ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी ये जो अम्बर्टो इको है ये क्या करते हैं, ये वो स्टोरी भी बताते हैं कि किस तरीके से ये रिसर्च के एंड तक पहुंचे, यानी कि ये अपनी सब चीजें बताते हैं कि पहले मैंने ऐसे किया लेकिन ये सही नहीं हुआ, तो फिर मैंने ऐसे किया फिर भी सही नहीं हुआ, तो फिर मैंने दोनों को एनालाइज करके फिर ये निकाला तब सही हो गया, तो ये है आपका फाइनल रिजल्ट। तो यही अम्बर्टो इको कहते हैं कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा था जब मैंने पहली अपनी डॉक्टोरल डिसर्टेशन दी थी, तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीजें लिखते हैं मगर बहुत सारे गलत हाइपोथेसिस भी ले लेते हैं और वो उन्हें करेक्ट करके जो कंक्लूजन होता है वो लिखते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो क्या करता
करता हूँ। मैं सब चीजों को, जो चीजें हैं, किस तरीके से मैं अब एंड तक पहुंचा, सब इंक्लूडिंग ट्रायल्स एंड एरर्स, ट्रायल्स और एरर्स को भी मैं अपनी किताब में इंक्लूड करता हूँ। एट द सेम टाइम उसी समय पर ही रिकॉग्नाइज्ड कि आई वाज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माय डिसर्टेशन एज अ बुक। तो इस तरीके से यहाँ पर विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट, यानी कि उन्होंने ये चीजों को अप्रिशिएट किया और मैंने भी सोचा इसी तरीके से मैं किताबें लिखा करूंगी। तो एट दैट पॉइंट जब मैं एज ऑफ 22 के लिए था, तब मैंने अंडरस्टूड किया कि स्कॉलरली बुक्स जो है उनको इसी तरीके से लिखना सही होता है। यहाँ पर क्या टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च की कहानियां बताना सही होता है। तब मैंने एज ऑफ 22 पे ये सीखा है। और इसीलिए जो मेरे एसेज होते हैं वो हमेशा ही नरेटिव एस्पेक्ट में होते हैं। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली मैंने जो राइटिंग नरेटिव्स, नॉवेल्स वगैरह है वो बहुत ही लेट शुरुआत की है, एट द एज ऑफ 50 और मोर और लेस, यानी कि 50 साल के आसपास मैंने नॉवेल्स लिखना शुरुआत की है। वही ये रीजन है, बिकॉज मैं जो हूं ना, मैं अपने जो चीजें, फैक्चुअल चीजें भी लिखता हूं ना, वो भी अपनी पूरी की पूरी शुरुआत से एंड तक जो भी एरर, ट्रायल्स जो भी हुए मैं सब मेंशन करता हूं। इसलिए मुझे नॉवेल्स लिखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ी और बाद में मैंने 50 साल के आगे पीछे ही मैंने नॉवेल लिखना शुरू किया है। आई रिमेंबर कि मेरा एक बहुत ही डियरेस्ट फ्रेंड रोलैंड बार्थेस जो है वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बिकॉज ये क्या है, एक एसेइस्ट है एंड नॉट अ नॉवेलिस्ट। यानी एसेइस्ट यानी कि फैक्चुअल बातों को मैं लिखता हूँ, मैं यानी कि रोलैंड बार्थेस जो है ये क्या है, ये फैक्चुअल बातें, एसेइस्ट है। नॉवेलिस्ट ये बनना चाहता है लेकिन बन नहीं पा रहा है। ये चाहता है क्रिएटिव राइटिंग करना एक ना एक दिन, लेकिन उससे पहले ही वो मर जाता है। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मैंने कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं फील किया है। मैंने राइटिंग स्टार्ट की नॉवेल क्यों एक एक्सीडेंटली शुरुआत हुई, अचानक से बस शुरुआत हो गई और यहाँ पर आई हैड नथिंग टू डू वन डे। एक दिन मेरे पास कुछ करने को नहीं था, इसलिए मैंने नॉवेल लिखना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ये नॉवेल लिखने से क्या हुआ, इसने मेरे टेस्ट को, ये जो नरेशन के टेस्ट को है उसको सेटिस्फाई किया, इसलिए नॉवेल जो है वो मतलब पब्लिश हो गई। तो इस तरीके से मैंने तो एक्सीडेंटली चीजों को किया है और किस तरीके से शुरुआत हुई वो इन्होंने कहानी बताई। तो मुकुंद पूछते हैं, अच्छा नॉवेल की बात से याद आया कि यहाँ पर फ्रॉम बीइंग फेमस एकेडमिक, यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी एकेडमिक में भी बहुत अच्छा काम किया है। आप जो है एक बहुत ही स्पेक्टिकुलरली फेमस बने, किससे, द नेम ऑफ रोज बुक के कारण आप फेमस बने। यू हैव रिटन, क्या लिखा है, 5 नॉवेल्स अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरली वर्क ऑफ नॉन फिक्शन एंड एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। तो अम्बर्टो इको कहते हैं नहीं 40 है एक्चुअली। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं ना मुकुंद, कि यहाँ पर नॉवेल्स से याद आया कि आप तो एक बहुत ही फेमस एकेडमिक की किताबें भी लिखा करते थे, लेकिन आप फेमस कब हुए थे, जब आपकी एक नॉवेल द नेम ऑफ द रोज फेमस हुई थी। आपने 5 नॉवेल्स लिखी है अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरली वर्क, नॉन फिक्शनल वर्क भी लिखी है, एटलीस्ट कितनी 20 से ज्यादा होंगी। तो अम्बर्टो इको कहते हैं नहीं 40 है। तो मुकुंद कहते हैं हाँ 40 से ज्यादा, जिसमें से अमॉन्ग देम एक सेमाइनल पीस ऑफ वर्क ऑन द सेमियोटिक्स यानी कि साइंस वगैरह के बारे में आपने लिखा है, साइन के बारे में लिखा है। बीइंग आस्क्ड मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको, अगर लोगों से पूछा जाए अम्बर्टो इको के बारे में तो वो हमेशा यही कहते हैं कि ही इज अ नॉवेलिस्ट, डजंट दैट बॉदर यू। यानी कि यहाँ पर मुकुंद पूछ रहे हैं कि आपने एकेडमिक वाली भी बुक लिखी, नॉवेल वाली भी बुक लिखी। यहाँ नॉवेल वाली जो बुक्स हैं ये फेमस हो गई, तो लोगों से पूछिए कि अम्बर्टो इको कौन है, तो वो कहते हैं वो तो नॉवेलिस्ट है। लेकिन आपने तो एकेडमिक वाली भी बुक लिखी है, कोई आपको एकेडमिक पर्सपेक्टिव से नहीं जानते, तो क्या ये आपको परेशान करती है, डज इट बॉदर यू। तो यहाँ अम्बर्टो इको कहते हैं हाँ, क्योंकि आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। हाँ मुझे परेशान करता है क्योंकि मैं खुद को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में मांगता हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉवेल्स कब संडेज को लिखा करता हूं। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ जोक, मैं सच में ऐसा कह रहा हूं। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करता हूं, ना कि किसी पेन क्लब्स या राइटर्स। बेसिकली ये जो होते हैं ना पेन क्लब्स वगैरह क्या होती है मीटिंग्स, ये नॉवेलिस्ट अटेंड करते। तो ये क्या कह रहे हैं कि लोग मुझे नॉवेलिस्ट के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं नॉवेलिस्ट जैसा कोई काम तो करता नहीं हूँ। मैं संडेज को नॉवेल लिखता हूँ, नॉवेलिस्ट तो पूरा दिन नॉवेल लिखते होंगे, मैं संडेज को नॉवेल लिखता हूँ, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ, नॉवेल वाले कॉन्फ्रेंसेज में तो जाता भी नहीं हूँ। मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ एक एकेडमिक कम्युनिटी के रूप में और लोग मुझे नॉवेलिस्ट के रूप में जानते हैं। बट ओके कोई बात नहीं, इफ दे यानी मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ मेरे नॉवेल्स ही पढ़ रखे हैं तो क्या ही कर सकते हैं ना। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस। मैं नॉवेल्स लिखने से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाता हूँ। क्यों पहुंच पाते हैं, कोई भी इंसान एकेडमिक बुक मान लीजिए अगर इन्होंने साइंस के बारे में कुछ लिखी तो आर्ट्स वाले क्यों पढ़ेंगे साइंस वाली बुक, तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेंगी। वही अगर इन्होंने मान लीजिए कोई ऐसी बुक लिख दी, मान लीजिए हैरी पॉटर के बारे में कोई फ्रिक्शनल स्टोरी नॉवेल लिख दी, तो आर्ट्स वाले भी पढ़ सकते हैं, साइंस वाले भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है ना। तो यही ये कह रहे हैं कि नॉवेल लिखने से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचती है। एंड आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर 1 मिलियन रीडर विद स्टफ्स ऑन सिमियोटिक्स, यानी सिमियोटिक्स जैसे स्टफ्स पे जहाँ साइंस वगैरह की बात की जाए उसमें 1 मिलियन रीडर्स कैसे आ सकते हैं। सबको साइंस वगैरह में इंटरेस्ट थोड़ी होता है, स्टोरीज तो कोई भी पढ़ लेता है। यहाँ मुकुंद फिर पूछते हैं कि मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर द नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत ही सीरियस नॉवेल है जो आपने लिखी है। ये एक तरीके से डिटेक्टिव यार्न है एट वन लेवल, लेकिन ये एक
तरीके से डेल्व करती है मेटाफिजिक्स के अंदर। अब मेटाफिजिक्स क्या होता है, देखिए फिजिक्स जो है वो मोस्ट ऑफ द चीजों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन एट सम पॉइंट क्या होती है, फिजिक्स भी जो होती है वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी जैसे फिजिक्स नहीं बता सकती कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, फिजिक्स बता सकती है क्या? नहीं। यूनिवर्स का क्या एंड पॉइंट है, यूनिवर्स के बाद क्या आता है, फिजिक्स नहीं बता सकती। तो वो क्या आ जाती है, मेटाफिजिक्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जहां मेटाफिजिक्स में क्या होता है, हाइपोथेटिकल बातें, फिलोसॉफिकल बातें, कि उस तरीके से चीजों को एनालाइज किया जाता है। तो यहाँ पर ये मुकुंद क्या पूछ रहे हैं कि आपकी जो किताब है, जो आपकी नोवेल है, दैट इज नेम ऑफ द रोज, ये बहुत ही सीरियस नोवेल है, इसमें डिटेक्टिव भी है और यहाँ तक कि ये डेल्व करता है, यानी कि ये गहराइयों में, मेटाफिजिक्स की गहराइयों में जाता है। थियोलॉजी यानी कि बेसिकली यहाँ स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी कि ये रिलीजियस एस्पेक्ट्स में भी जाता है। एंड मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में भी आपकी ये किताब बताती है। येट ये जो है बहुत सारे लोगों ने इस किताब को एंजॉय किया है, बहुत सारे ह्यूज मास ऑफ ऑडियंस ने इसे देखा। और क्या आप पजल्ड हैं, क्या आपको नहीं लगता कि भाई ये इतनी मतलब ऐसे दिमाग लगाने वाली स्टोरीज ना लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, पढ़ना पसंद करते लाइक रोमांटिक स्टोरी हो गई जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। लेकिन आपकी किताब जो कि डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव तरह की किताबें हैं, मेटाफिजिक्स तरह की किताबें हैं, थियोलॉजिकल है, यानी कि एक तरीके से रिलीजियस एस्पेक्ट में भी जाते हैं, डिवाइन पावर्स के बारे में भी बात करती है, वो भी इतनी ह्यूज ऑडियंस को पसंद आ गई। आपको नहीं लगता है कुछ, तो मतलब आपको नहीं अचंभा होती है? तो यहाँ पर एम्बर्टो इको कहते हैं कि नहीं, जर्नलिस्ट को अचंभा होती है, मुझे अचंभा नहीं होती है। कभी कभी तो पब्लिशर को भी अचंभा होती है। क्यों होती है? बिकॉज जर्नलिस्ट और जो पब्लिशर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि लोग तो ट्रैश की तरह है, कचरे की तरह है, ये इनको तो कोई भी डिफिकल्ट रीडिंग पसंद ही नहीं है, डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस पता नहीं पसंद ही नहीं, इनको तो आसान से कोई कौवे तोते की कहानी दे दो वही इनको पसंद होती है। ये कौन मानते हैं? पब्लिशर और जर्नलिस्ट मानते हैं। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल, सोचिए यहाँ पर 6 बिलियन पीपल है इस धरती पे, और द नेम ऑफ द रोज की कितनी कॉपीज सेल हुई है? 10 से 15 मिलियन कॉपीज। 6 बिलियन पीपल के हिसाब से 10 से 15 मिलियन लोगों ने ही द नेम ऑफ रोज पढ़ी है। नहीं, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स ये किताब पढ़ रहे हैं अगर मेरे एस्पेक्ट से देखा जाए। बट इट इज एग्जैक्टली जहां पर ये जो रीडर्स, ये जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ 10 से 15 मिलियन रीडर्स हैं, ये क्या है? ये डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, यानी कि ये वो लोग हैं जो इजी कहानियां नहीं पढ़ने चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं कुछ ऐसा जो उनके बिल्कुल दिमाग को झकझोर के रख दे। एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांटेड दिस। या फिर हो सकता है कभी कभी उनका मूड कर रहा होता है तो ये पढ़ लेते हैं, फिर नहीं मूड करता होगा तो नहीं पढ़ते होंगे। आई माई सेल्फ, मैं खुद, यहाँ पर एम्बर्टो इको कहते हैं, मैं खुद 9 PM यानी रात के 9 PM के बाद, खाना खाने के बाद टेलीविजन देखा करता हूँ। और मैं क्या देखना पसंद करता हूँ? या तो मियामी वाइस देखना पसंद करता हूँ या इमरजेंसी रूम, 2 शोज के नाम है, ये देखना पसंद करता हूँ। और यहाँ पर ये मैं देखना पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं हर पूरा दिन तो ये नहीं ना देखता रहता हूँ। वैसे ये बोल रहे हैं कि द नेम ऑफ रोज ठीक है 10 से 15 मिलियन लोगों के पास गई, क्या पता उन्हें ये पढ़ना पसंद हो, या हो सकता है वो कभी कभी पढ़ते हो, हमेशा तो नहीं पढ़ सकते, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर वो क्या मुकुंद अब क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल, ये जो नॉवल, आपकी जो नॉवल है, ये इतना अच्छा इसका सक्सेस हुआ है, क्या यहाँ पर हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद पीरियड ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री? बेसिकली आपने अपनी किताबें में पीरियड ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में बात की, तो क्या यहाँ पर आपकी सक्सेस से इस हिस्ट्री का कुछ रिलेशन है? तो एम्बर्टो इको कहते हैं हाँ, हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन रुको, मुझे आपको एक और स्टोरी बतानी है। मैं कभी कभी स्टोरीज एक चाइनीज वाइज मैन की तरह भी सुनाने लगता हूँ। एक तरीके से मैं एक चाइनीज वाइज मैन की तरह कहानियां सुना के समझाता हूँ। तो सुनिए, एक और कहानी सुनिए। मेरी एक अमेरिकन पब्लिशर थी, पब्लिशर इन द सेंस किताबें लिखता है ना, तो पब्लिशर होती है या होता है जो कि उस किताब को पढ़ती है या पढ़ता है और बताती है कि क्या ये सही है, पब्लिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करेक्शंस हो सकती है, वो सब। तो ये एम्बर्टो इको क्या बताते हैं कि मेरी एक अमेरिकन पब्लिशर थी, वो उनको मेरी ये जो किताब थी वो बहुत पसंद थी, लेकिन उन्होंने कहा था ज्यादा ये इतनी फ्रिक्शनस स्टोरी है, इस तरीके से स्टोरी ये जो है ना, इसके ज्यादा 3000 कॉपीज से ज्यादा तो नहीं बिकने वाले हैं। जहां पर लोगों ने नोबडी हैज सीन या तो कैथेड्रल या स्टडीज, लोग उतना नहीं पढ़े लिखे हैं, उनमें इस किताब को, ये किताब तो उसने बहुत मतलब उसको अच्छी लगी है, रोज वाली किताब, लेकिन यहाँ पर बोले कि बस 3000 कॉपी से ज्यादा तो नहीं ये सेल होने वाली है, इसीलिए एडवांस के लिए कितने 3000 कॉपी की ही दी गई। लेकिन एट द एंड ये कितने 2 या 3 मिलियन, यूएस में 2 से 3 मिलियन सेल हो गई। तो यहाँ लॉट्स ऑफ बुक हैव बीन रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट। यहाँ पर बहुत सारी किताबें जो है ना वो मिडिवल पास्ट के बारे में लिखी हुई है, मुझसे भी पहले, बिफोर माइंड। और मुझे ऐसा लगता है, यानी एम्बर्टो इको को ऐसा लगता है कि इनकी सक्सेस, ये जो किताबों की सक्सेस है ना, ये एक मिस्ट्री है और ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आई थिंक अगर मैंने ये द नेम ऑफ रोज किताब 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखी होती तो शायद उतना सक्सेस नहीं होता, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, उतना सेम सक्सेस नहीं होता है। व्हाई इट वर्कड एट द टाइम इज अ मिस्ट्री, और इस समय पे ये वर्क कर गई, और ये क्यों वर्क की ये अभी भी एक मिस्ट्री है। तो दिस इज द इंटरव्यू, एक तरीके से पॉडकास्ट है मुकुंद और एम्बर्टो इको के बीच में। आई होप मैंने आपको सारी की सारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके समझाई है। आई होप आपको पूरी चीजें समझ आ गई है। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।